हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं एमसीक्यूज ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और कार्बन और उसके यौगिक से कम 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इन दोनों चैप्टर्स को मिला के। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले यह जो चैप्टर है वो क्लास 8 का है, मैं आपको बता दूं, और इसमें जो समरी है वो दी नहीं हुई है। तो हम इसके जो सिर्फ चैप्टर के अंदर जो वन लाइनर्स है, मतलब जो चैप्टर के अंदर है उससे मैंने वन लाइनर्स बनाए हैं और आपके लिए जो लास्ट में एमसीक्यूज हैं उनको लेके आए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। तो एमसीक्यू इसके जो है वो है, पहला है पुनः प्राप्त होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। पुनः प्राप्त होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी हो सकती है इसमें? तो देखो, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों ही कहाँ से मिलती हैं? हमें खनन के माध्यम से मिलती हैं। तो जो भी पृथ्वी के अंदर है उसका जो भंडार है वो सीमित है, यानी कुछ समय बाद एक समय आएगा जब ये खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों ही क्या है? नष्ट होने वाले हैं। लेकिन हम जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है वह क्या है? जल से घिरी हुई है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जल है। अब जल नहीं नष्ट हो सकता, हाँ उसका रूप बदल सकता है। जैसे कि ये हो सकता है कि हमारे जो पीने योग्य पानी है वो ना रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जल खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ज्वार भाटा की जो ऊर्जा है वह कैसी हो गई? नवीकरणीय ऊर्जा हो गई। अगला देखिए, पुनः प्राप्त न होने वाली यानी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बहते हुए जल की ऊर्जा, ये तीनों कभी नहीं नष्ट होने वाली हैं, तो इसलिए ये नवीकरणीय हो गई। और अनवीकरणीय यानी कोयले की ऊर्जा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो सौर ऊर्जा को सीधे अगर विद्युत ऊर्जा में बदलना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सौर भट्ठी द्वारा, सौर सेल द्वारा, सौर जल ऊष्मक द्वारा या सोलर कुकर के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, सोलर कुकर का यूज क्या करते हैं? भोजन पकाने के लिए करते हैं। सौर जल ऊष्मक का प्रयोग जल को गर्म करने के लिए करते हैं। ठीक है, सौर भट्ठी का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ऊष्मा प्राप्त करने के लिए करते हैं। और सौर सेल के द्वारा हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया? दूसरा, सौर सेल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता? तो यह चैप्टर हमारा है कार्बन और उसके यौगिक से। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, कभी मैंने किया था ये क्वेश्चन। निम्नलिखित पदार्थों में किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? तो कोयला, रोटी, चीनी, इन सब में कार्बन पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ है। लेकिन जो नमक है, वो नमक क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो यह क्या है? एक अकार्बनिक पदार्थ है। अब देखो, जितना भी ऐसा है, ऐसे सभी पदार्थ जो सजीवों से बने हुए हैं, ठीक है, यानी आज जो सजीव हैं बाद में मृत हो जाते हैं, या जो निर्जीव पदार्थ हैं, वे उन सब में पाया जाता है क्या? कार्बन। ठीक है, जितने भी सजीव हैं उन सब में कार्बन पाया जाता है। तो रोटी किससे बन रही है? गेहूं से, गेहूं कभी सजीव था। चीनी किससे बन रही है? गन्ने से, ये कभी सजीव था। कोयला किससे बना हुआ है? जो वस्तुएं जीवाश्म जो बने हैं, जो कभी सजीव थे, ठीक है, बाद में दबे और जीवाश्म में परिवर्तित हो गए, तो उनसे बना है, इसलिए क्या हो गया? ये सभी क्या हो गए? कार्बनिक पदार्थ हो गए। अब प्रकृति में कार्बन पाया जाता है, तो प्रकृति में कार्बन मुक्त अवस्था में भी पाया जा सकता है और यौगिक के अवस्था में भी पाया जा सकता है। अगला, कुकिंग गैस यानी LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो देखो, जो कुकिंग गैस होती है उसमें हम मेथेन का यूज नहीं करते हैं। एथेन और मेथेन दोनों का ही यूज नहीं करते, क्योंकि मेथेन और एथेन बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील है, तो हम इनका यूज नहीं करते हैं। हम इसमें किसका यूज करते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा। अब कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप है वह क्या है? तो कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप वो होता है जिसमें सिर्फ कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, जब कार्बन सिर्फ कार्बन से जुड़ा होता है तो वह उसका क्रिस्टलीय रूप होता है, और जब कार्बन किसी और तत्व से जुड़ता है, किसी और तत्व के परमाणु से जुड़ता है, तो वह अक्रिस्टलीय रूप बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जंतु चारकोल की बात करें, कोयले की बात करें या लकड़ी का चारकोल, तो ये क्या है? अगर इन सब की बात करें तो ये अक्रिस्टलीय रूप है। तो यहाँ पर क्रिस्टल फॉर्म में कौन सा होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है? एक कार्बन 3 और अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। अच्छा, 3 और कार्बनों से जुड़ता है, जबकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो 3 से जुड़ रहा है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड होगा।
ठीक है, 3 से जुड़ रहा है यानी एक डबल बॉन्ड होगा, और इसी डबल बॉन्ड की वजह से जो ग्रेफाइट होता है वह मुलायम होता है, ठीक है। जबकि हीरा यह 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। इसमें कार्बन का एक परमाणु 4 अन्य कार्बन के परमाणुओं से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसकी जो संरचना होगी वह कौन सी बॉन्ड होगा, उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, और यही वजह होती है कि हीरा सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है, वह एक प्राकृतिक कठोर पदार्थ है। अब आगे देखते हैं, कुछ कार्बन के ये यौगिक हैं, जैसे कि चूना पत्थर, खड़िया या संगमरमर, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। लेकिन इस सभी के सभी कार्बन हैं, सब में कार्बन है ना, ये कार्बन के यौगिक भी है, लेकिन ये कार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, अकार्बनिक पदार्थ हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे अगर संगमरमर की बात करें, चूना पत्थर, खड़िया, तो ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक है। इसके साथ ही खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, यह भी इनऑर्गेनिक है। और धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हैं, इनऑर्गेनिक मैटर हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, लेकिन हैं इन सब में कार्बन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखो, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, जैसे हम जो औषधियाँ यूज करते हैं, मतलब जो दवाएं हम यूज करते हैं, उन दवाओं में भी कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें जो कार्बन होता है, जैसे कि अगर हम बुखार की दवा लेते हैं, एंटीपायरेटिन ज्वर नाशक होता है, पेट दर्द के लिए एंटी स्पार्मोडिक लेते हैं, सर दर्द के लिए एनाल्जेसिक, घाव के लिए रोगाणुनाशक घोल, पेचिस कालरा के लिए एंटीबायोटिक, इन सब में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि जिसमें कार्बन पाया जा रहा है, जहाँ भी कार्बन होगा उस वह कार्बनिक ही होगा, ठीक है। कार्बन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इसकी संयोजकता 4 है, तो यह किसी से भी जुड़ जाता है, बहुत आसानी से जुड़ जाता है किसी से भी। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जो कार्बनिक यौगिक होते हैं और कुछ अकार्बनिक। तो मोस्टली कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं, जो कि ऐसा, जब से सबसे पहले जब कार्बनिक यौगिक की बात की है, तो यह कहा गया कि कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जो कि सजीवों में पाए जाएं। सजीव में यानी कि जंतु और वनस्पतियों में जो पाया जा रहा है वह कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। जिसका निर्माण हो रहा है वहाँ से, वो क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया। लेकिन जैसे अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना, ठीक ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, साइनाइड है, ये सभी, इन सब में कार्बन होता है, लेकिन यह कार्बन के यौगिक कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाते हैं, ठीक है। कार्बन है इनमें, लेकिन कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाते हैं, ओके। तो अब आगे देखते हैं, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। अब यहाँ से हम वन लाइनर्स को पढ़ेंगे, जो भी हमने आपके लिए बनाया वो पूरा बुक देख के काफ़ी टाइम लगा मुझे इसमें, इसीलिए आज आपकी ये वीडियो आने में लेट भी हो गया, क्योंकि मैं कुछ भी इसमें से ऐसा नहीं था जो इम्पोर्टेंट था और मैं उसे छोड़ दूं। तो ये क्लास 10th का है, जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है, ये मैंने क्लास 10th और क्लास 8 दोनों से ही लिया है, क्योंकि दोनों में ही मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लगा था। तो देखो, ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं, इसमें पहले हम जानेंगे ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। तो ऊर्जा के 2 स्रोत हैं, एक तो नवीकरणीय ऊर्जा और दूसरे अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, एक बार अगर ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, जैसे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। अभी आप सुन रहे हो कि अभी कुछ दिनों से चल रहा है, 1-2 दिन से, 1-2 दिन नहीं, 1 हफ्ते से करीब, कि जो ऊर्जा है, कोयला ख़त्म होने वाला है, यानी कि अब बिजली नहीं आएगी, ठीक है। काफ़ी ऐसे मीम्स बन रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये चल रहा है कि कोयला ख़त्म हो रहा है यानी बिजली नहीं आएगी। तो वास्तविकता ये है कि इस समय कोयले की जो खदान है उसमें पानी भरे हुए हैं, बरसात का मौसम भी चल रहा है ना अभी, तो इस समय कोयले का जो खदान है उसमें हर जगह पानी भरे हुए हैं। तो इससे लिए कोयले का उत्पादन इस समय, मतलब कोयले का निष्कर्षण इस समय नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए अभी जो कोयला है बाहर नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि कोयला ख़त्म होने वाला है। लेकिन जैसे ही अभी सूखेगा फिर से कोयला निकलना शुरू हो जाएगा, ओके। अब नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है, जैसे कि अगर हम बात करें सौर ऊर्जा की, ठीक है, पवन ऊर्जा की और जल ऊर्जा की। तो जब तक पृथ्वी है, यानी ये हो सकता है उसके बाद भी रहें, उसके पहले भी रहें, तो इनके बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि ये कब ख़त्म होंगे। एक मतलब ये कह सकते हैं कि जब तक पृथ्वी है तब तक ये हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया
जलवायु, बायोमास, सौर ऊर्जा। जब तक जीवन है तब तक बायोमास तो मिलना ही है, इसमें कोई मतलब दो राय है ही नहीं। तो सौर ऊर्जा, ठीक है। अब सौर ऊर्जा जो है सबसे बड़ी ऊर्जा हम कह सकते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा से हम निर्माण कर सकते हैं। जल चक्र चलता है, कृत्रिम उपग्रह में जो सोलर पैनल लगे होते हैं, सौर कुकर का यूज, सौर हीटर का यूज, जल उष्मक का यूज, इन सब का यूज हम करते हैं। सौर ऊर्जा से इन सब का हम निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर हम पवन ऊर्जा की, तो देखो जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों से ही हम विद्युत का निर्माण करते हैं। आज के समय में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विद्युत। अगर ना होता ना तो इस समय हम आपको वीडियो भी नहीं प्रोवाइड करा पाते। जैसे बीच में एक हफ्ते के लिए हमारे यहाँ लाइट ख़राब हुई है तो हम आपको एक भी वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाए थे। तो ऐसी कंडीशन, इसलिए हम सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा जाता है कहाँ पर, सौर विद्युत उत्पादन पर, ठीक है। तो पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा, इन दोनों से हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर भारत की बात करें तो सबसे पहला, पूरे विश्व में सबसे पहले व्यावसायिक स्तर पर सौर कुकर का प्रयोग भारत में ही किया गया था। और कब किया गया था, 1962 में, ठीक है। 1962 से शुरुआत हुई थी। सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले व्यावसायिक स्तर पर सौर कुकर का उपयोग किया गया। अगर हम बात करें सोलर एनर्जी को, तो देखो पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आती हैं उनको पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है। तो कितना एब्जॉर्ब करेगी और कितनी, अगर पृथ्वी की स्थान की बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में प्रति सेकंड जो आती है सूर्य की किरणें आती हैं वो कितनी होती हैं, 1.36 किलो जूल, ठीक है। जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, जो ऊर्जा आ रही है सूर्य की किरणों से, वह कितनी है, 1.36 किलो जूल है, ठीक है। यानी इसे कहा जाता है 1360 जूल आ रही है ऊर्जा प्रति सेकंड, ठीक है। और कितनी स्थान पर, 1 मीटर स्क्वायर पर। लेकिन उसमें से सिर्फ 47% ही पृथ्वी एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक है। बाकी जो धूल के कण हैं या फिर जलवाष्प हैं, जो कुछ भी हमारे वायुमंडल में, वो सब कुछ है, वो सभी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी का। तो 47% पृथ्वी उसका एब्जॉर्ब कर पाती है उसको, ठीक है। लेकिन इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी ऊर्जा है जो उष्मा के रूप में चेंज हो जाती है। तो ऊर्जा का जो क्षय होता है, जैसे कि जब हम बात करें सोलर पैनल या सोलर कुकर हम जब यूज करते हैं, तो जो सोलर कुकर का जो हम यूज करें ना, तो हमने उसको किस आधार पर बनाया था कि प्रकाश को एब्जॉर्ब करें, जो सूर्य की जो उष्मा आ रही है उस सूर्य की उष्मा को एब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करे, उसको वह दोबारा परावर्तित ना करे, ठीक है, अवशोषित कर ले। जब अवशोषित करेगा, दोबारा परावर्तित ना करेगा, तो वहाँ पर क्या होगी, उष्मा की मात्रा अचानक बढ़ जाएगी। तो इसी आधार पर इसका निर्माण किया गया था। अब जो उष्मा का क्षय होता है, वो उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन विधियों से जाती है, चालन, संवहन और विकिरण की विधि से। यही 3 विधियाँ होती हैं ना उष्मा के चलने की, चालन, संवहन और विकिरण। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि उष्मा के चलने की क्या विधियाँ हैं, तो वह चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है। तो देखो, अब जब हम सोलर पैनल बनाते हैं, जो सोलर कुकर बनाते हैं, तो उसमें हम कांच की प्लेट का प्रयोग करते हैं ताकि जो विकिरण है वह ना हो सके, ठीक है। कांच की जो प्लेट है उसका प्रयोग क्यों करते हैं, विकिरण ना हो सके। क्यों, क्योंकि कांच क्या करता है, किसको अवशोषित कर, मतलब परावर्तित कर सकता है। जो प्रकाश की किरणें हैं, जो दृश्य प्रकाश की किरणें हैं, वह क्या करता है, उनको एक पार से दूसरे पार भेज देता है, ठीक है। और जो बाकी किरणें हैं उनको क्या करता है, उनका उन विकिरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको दोबारा नहीं भेजता है, मतलब परावर्तित नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए हम कांच की प्लेट का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कांच का प्लेट का हम क्यों यूज करते हैं, तो विकिरण को रोकने के लिए, जो विकिरण है उसको दोबारा वो परावर्तित ना करे, इसलिए उसके लिए हम कांच की प्लेट का प्रयोग करते हैं सोलर कुकर में, ठीक है। उष्मा के कुचालक, और जो सोलर कुकर बनाते हैं तो आपने इसको पढ़ा होगा कि सोलर कुकर में बाहर क्या लगाते हैं हम, एक लकड़ी का बॉक्स होता है। और लकड़ी का बॉक्स क्यों, क्योंकि वह उष्मा का कुचालक है, ठीक है। लकड़ी का बॉक्स क्यों यूज होता है, क्योंकि वो उष्मा का कुचालक है। तो वह क्या करेगा कि जो चालन और संवहन उसमें नहीं होगा, तो उष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगी, ठीक है, उसी बॉक्स के अंदर रहेगी। अब बात करें अगर सौर कुकर की, तो सौर कुकर 2 प्रकार के बनाए जाते हैं, एक बॉक्स नूना और दूसरा गोलीय परावर्तक युक्त होता है। तो जब मैंने आपको बताया था गोलीय परावर्तन कैसे होता है, गोलीय दर्पण जो बताया था मैंने, आप तो क्या बताया था मैंने कि जो सूर्य की किरणें आती है, मतलब अगर बहुत
दूर से कोई प्रकाश आ रहा है, बहुत दूर से, अनंत से कोई प्रकाश आ रहा है, तो उसका परावर्तन कहाँ पर होता है? फोकस पे होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? मुख्य फोकस पर होता है। और मुख्य फोकस पर जो बनेगा तो वो बहुत ही तीक्ष्ण बनता है। कैसा बनता है? बहुत ही तीक्ष्ण, मतलब कि बहुत तेज होता है, उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए अगर कभी आप दर्पण रख दें, ठीक है, कोई दर्पण आप रखते हैं ऐसा कि, और जैसे कि आपने अवतल दर्पण रख दिया और उसका प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, एक जगह पर आप अगर उसे एक जगह पर मतलब फोकस करें, ठीक है, तो कुछ देर बाद देखेंगे कि वहाँ पर आग पकड़ लेगी, यानी बहुत तेज। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम प्रयोग करते हैं गोलीय दर्पणों का। ठीक है, गोलीय दर्पण का प्रयोग। और दूसरा बाक्सनुमा जो सोलर सौर कुकर है उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो जो बाक्सनुमा सौर कुकर होता है वो एक लिमिटेड होता है। जैसे कि उसमें हम क्या कर सकते हैं? भोजन बना सकते हैं, जैसे कि चावल बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, ये सब चीज़ें जो कि जिन्हें थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एक साथ नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा उष्मा एक साथ नहीं चाहिए, उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आ सकता है, लेकिन उसमें लगते हैं 2 से 3 घंटे। ठीक है, दूसरा होता है गोलीय परावर्तक। क्यों? तो गोलीय परावर्तक में क्या हो रहा है? फोकस अगर सही आ गया, सही फोकस पर अगर प्रकाश पड़ रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बॉयल कर सकते हैं, पानी को उबाल सकते हैं, इस पर रोटी भी सेक सकते हैं। इसमें ऐसी इतना तेज उष्मा होता है। ठीक है, तो रोटी सेकना, पानी उबालना, विद्युत का उत्पादन भी हम यहाँ से कर सकते हैं और अंडे को भी बॉयल कर सकते हैं। ओके, तो इसको अगर हम बात करें, सबसे पहले गोली परावर्तक युक्त सौर भट्ठी का प्रयोग किया था, जो बनाया था फ्रांस के माउंट लुई ने। ठीक है, इसमें इन्होंने 1500 गोली परावर्तक का प्रयोग किया था और इससे उन्हें 3000 डिग्री सेल्सियस ताप की प्राप्ति हुई थी। तो इससे विद्युत का उत्पादन भी हो सकता है। ठीक है, और होता है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले माउंट लुई ने इसके बारे में बताया था। अब आगे बात करें अगर हम सौर सेल का, तो सौर सेल का सबसे पहले निर्माण हुआ था 1954 में। ठीक है, और सौर सेल जो होता है इसमें क्या क्या होता है? सेलेनियम, सिलिकॉन और गैलियम। ठीक है, क्या क्या होता है सौर सेल में? सेलेनियम, सिलिकॉन और गैलियम होता है। अब बात करें पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा क्या होता है? धीरे धीरे बहती हवाएं नहीं, जब बहुत तेज हवा चले तो उसमें एक गति होगी, वो गति ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वही गतिज ऊर्जा पवन ऊर्जा के रूप में हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में क्या है, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, समुद्र के किनारे हैं, यहाँ पर हवाएं बहुत तेज हैं। ठीक है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, तो इतनी तेज जब हवाएं चलती हैं तो यहाँ पर ये हवाओं में गतिज ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो विंड मिल होता है हम उसको चला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इन जगहों पर विंड मिल फॉर्म बनाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि बहुत तेज़ी से पवन चक्की चलेगी और उसके बाद उससे हम टरबाइन चला सकते हैं, और टरबाइन जब चलता है तो उससे हमें विद्युत का उत्पादन हो सकता है। ठीक है, तो तमिलनाडु, गुजरात यहाँ पर होता है। अब जैसे कि रिहंद की बात करें, रिहंद कहाँ पर है? यूपी में, भाखड़ा नांगल पंजाब में और टिहरी उत्तराखंड में। यहाँ पर जल से विद्युत का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जल विद्युत का यहाँ पर निर्माण किया जाए। रिहंद बांध, भाखड़ा नांगल बांध और टिहरी, ठीक है, यहाँ से जल विद्युत का निर्माण किया जाता है। अब ऊर्जा के जो नवीकरणीय स्रोत हैं उसमें एक बार यहाँ पर एक क्लास 8 का है, यहाँ तक क्लास 10th का था, यहाँ से क्लास 8th का है। नवीकरणीय स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और ज्वार भाटा। बायोगैस क्या होती है? गोबर और जल को जब मिलाते हैं, ठीक है, गोबर और जल को अगर हम कम से कम वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो तो वहाँ पर गोबर और जल जब मिलता है तो क्या बनता है? मेथेन का निर्माण होता है। ठीक है, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जो एक गैस निकलने के बाद जो बाकी बच जाता है वो कंपोस्ट खाद के रूप में मिल जाता है। ठीक है, देखो नाभिकीय ऊर्जा क्या है? जब किसी भारी परमाणु को, ठीक है, उसको तोड़ते हैं हम हल्के परमाणुओं में, जैसे कि यूरेनियम जब टूटता है बेरियम और क्रिप्टन के रूप में, तो बहुत ज़्यादा उसमें ऊर्जा निकलती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, इसी को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, अगर हमने उसे नियंत्रित किया तो हम उसे विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, और अगर वह अनियंत्रित हो जाए तो परमाणु बम जैसा विस्फोट हो जाता है। ठीक है,
तो अगर हम इसको नियंत्रित करके इसका प्रयोग करें तो यहाँ से नाभिकीय ऊर्जा घरों में हम क्या बना सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, जो ऊष्मा निकल रही है, क्या होता है इसमें कि जो ऊष्मा निकल रही है यहाँ पर देखो क्या होगा कि भारी परमाणु छोटे परमाणु में टूटेगा और उससे ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, तो ये ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, तो जो ऊष्मा निकलेगी उससे हम क्या करते हैं, जल को गर्म करके भाप बना सकते हैं और उस भाप को बहुत दाब पर, तेज दाब से जब गिराएंगे तो उससे टरबाइन चलने लगती है। ठीक है, और जब टरबाइन चलती है तो विद्युत का निर्माण होने लगता है। ठीक है, अब भारत की बात करें तो भारत में नाभिकीय ऊर्जाघर कलपक्कम में है, कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जाघर बनाए गए हैं। ऊर्जा की आपूर्ति की बात करें, हमारे देश में जो ऊर्जा की आपूर्ति हो रही है या विश्व में, तो वह 80% पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर है। जो ऊर्जा की आपूर्ति हमारे देश में हो रही है वो 80% किस पर निर्भर है, पेट्रोलियम उत्पाद पर, 18% ठोस ईंधन पर और शेष वैकल्पिक ऊर्जा पर। यानी आप सोच सकते हो कि वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग बहुत ही कम कर रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा है उसका हम बहुत कम कर रहे हैं और जो हमारे पास सीमित मात्रा में है, जैसे पेट्रोलियम हमारे पास सीमित मात्रा में है, जितने जीवाश्म से बने हैं वो एक समय आएगा कि पृथ्वी के अंदर का पेट्रोलियम नष्ट हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि देखो जहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, यह सोने से भी महंगा है। ठीक है, तो वहाँ के देश आप देखो, खाड़ी देश जहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन होता है कितने ज़्यादा धनी है, और वहाँ से पेट्रोल जो देश लेते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि पेट्रोल और भी महंगा हो जाएगा, जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो और महंगे हो जाएंगे। जैसे अभी 100 रुपये से ज़्यादा हो गया है पेट्रोल का दाम। ठीक है, तो हर बार जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो क्या होता है, चारों तरफ सब लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान होते हैं, क्योंकि यह एक सीमित मात्रा में है। तो जब भी कोई देश चाहे तो इसका दाम बढ़ा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन को अगर कार्बन की मिलने की बात करें तो यह कोल के रूप में मिला था। ठीक है, कार्बन को क्या कहते हैं, कोल। अगर लैटिन वर्ड क्या है तो लैटिन वर्ड कार्बन का होता है कार्बो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो लैटिन वर्ड है कार्बो, इससे बना है कार्बन। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कोल। ठीक है, अब हम बात करें कार्बन की तो यह मुक्त अवस्था में मिलता है। मुक्त अवस्था में यह मिलता है कोयला, काले, ग्रेफाइट और हीरा के रूप में। ठीक है, इसको हम कार्बन के अपर रूप या एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन कहते हैं। एमार्फस एलोट्रॉफ जो होते हैं, ठीक है, ये यानी अक्रिस्टलीय अपर रूप, इसमें आता है लकड़ी का कोयला, जंतु चारकोल, सुगर चारकोल, काजल और लैंप ब्लैक। ठीक है, इसमें कार्बन परमाणु अनिश्चित व्यवस्था में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो भी अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं कार्बन के, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो इसमें कार्बन परमाणु अनिश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरा क्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या होता है, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और हीरा आते हैं। ये सभी एक निश्चित संरचना में कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, अब लकड़ी का कोयला, कुछ कोयला की बात कर लें तो इसमें जो लकड़ी का कोयला होता है यानी कास्ट चारकोल जिसे कहते हैं, यह भंजक आसवन से प्राप्त है। भंजक आसवन क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कम उपस्थिति हो, मतलब बहुत कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब किसी वस्तु को जलाया जाता है तो वो भंजक आसवन होता है। तो भंजक आसवन के द्वारा लकड़ी का कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, यह जल से हल्का होता है और ईंधन के रूप में और जल शोधन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब जल शोधन का मतलब है जल को वाटर प्यूरिफिकेशन, जल को साफ करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जंतु चारकोल। जंतु चारकोल क्या होता है, हड्डियों के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त हो रहा है, हड्डियों के भंजक, जो जंतु हैं उनके हड्डियों के भंजक आसवन द्वारा, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या कहें बहुत कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यह क्या होता है, यह चेंज हो जाता है जंतु चारकोल के रूप में। ठीक है, इसमें 12% तक कार्बन होता है और शेष कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसका यूज क्या होता है, गन्ने के रस को रंगहीन करने में। और गन्ने के रस को रंगहीन हम क्यों करते हैं, जब हम चीनी का निर्माण कर रहे होते हैं, जो चीनी होती है वह उसमें हम यूज करते हैं जंतु चारकोल का। ठीक है, इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि हम शाकाहारी हैं, पूर्ण शाकाहारी, वो आप कभी पूर्ण शाकाहारी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे कांड हो रहे हैं जिसमें हमारे शाकाहार को नष्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चीनी उद्योग में इसका यूज किया जाता है और फास्फोरस के यौगिक बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करें शुगर चारकोल की, तो जैसे नाम से ही पता रहे इसको कैरामेल बोलते हैं और ये बनता किससे है, यह गन्ने से बनता है। ठीक है, जो चीनी जो है, अगर C12H22O11 किसको कहते हैं, चीनी या
शक्कर को कहते हैं, ठीक है। तो जब इसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और H2SO4 के क्या कहते हैं, गंधक का अम्ल। तो गंधक के अम्ल की उपस्थिति में जब इसको जलाया जाता है किसको, चीनी को, तो उससे बनता है कार्बन, ठीक है। क्या बनता है, कार्बन बनता है, और कार्बन के 12 परमाणु बन रहे हैं और साथ में इससे जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो जल को H2SO4 जो है, जो गंधक का अम्ल है, यह जल को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, और यहाँ से कार्बन की प्राप्ति होती है। इसका यूज हम अपचायक के रूप में करते हैं। और अपचयन की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, जब धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करना होता है हमें, ठीक है। जब मतलब कि धातु हमें प्योर फॉर्म में चाहिए, तो उस समय हमें क्या करना होता है, धातु हमें पास मिलती है किस रूप में, ऑक्साइड के रूप में। तो धातु के ऑक्साइड से धातु को निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लैंप ब्लैक की बात कर लें। अक्रिस्टलीय रूप ये भी है, अक्रिस्टलीय रूप। तो इसमें मोम और तेल को जब आप जलाते हैं, जैसे काजल सेंकते हैं ना, उसी को बोलते हैं लैंप ब्लैक, या जो पहले दिए जलते थे तो जो कालिक होती थी उसी को बोलते हैं लैंप ब्लैक, ठीक है। तो जब ये जलता है तो आसपास ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। तो कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये जलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, इसमें कार्बन निकलता है। 98 से 99% तक इसमें से कार्बन निकलता है। बड़ा उपयोगी होता है। देखो, प्रिंटर की स्याही बनाने में, जूते की पॉलिश बनाने में, रबर का टायर बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ओके, अब आता है इसका क्रिस्टलीय रूप यानी कि ग्रेफाइट की बात कर लें तो ग्रीक वर्ड में ग्रेफो को कहते हैं लिखना, ठीक है। ग्रेफो वर्ड जो है वह लिखने के लिए यूज होता है, ग्रेफो। तो इसी से बना है ग्रेफाइट। पेंसिल में जो बीच में लगा होता है ब्लैक कलर का, वह स्लेटी कलर होता है, वह होता है ग्रेफाइट, ठीक है। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका गलनांक 3700 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया कराएं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। अब बात करें, अगर इसमें बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें जो रिंग फॉर्म में कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं कार्बन के जो परमाणु हैं वो रिंग फॉर्म में जुड़े होते हैं, ठीक है। और रिंग फॉर्म में जुड़कर यह एक समतल का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या निर्माण करते हैं, एक समतल का निर्माण करते हैं। और इनमें देखो, यहाँ पर हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हो, एक कार्बन यहाँ पर होगा, ठीक है, और एक यहाँ पर एक किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से, ठीक है, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि यह क्या होता है, इतना मुलायम होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी बात करें कि ये कहाँ पर पाया जाता है, तो इसमें क्या है, एक कार्बन ये जो इसकी बात करें ये कहाँ पर पाया जाता है, तो यह चाइना, इंडिया, श्रीलंका, ठीक है, ये इन जगहों पर ये पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया है और मैक्सिको, यहाँ पर ये पाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में मिलता है। इसके साथ आगे बढ़ें, अगर कांच के जो कांच को काटने वाले पदार्थ होते हैं, जो कांच हम काटते हैं तो कहते हैं हीरे से ही कांच कटता है, तो वह जो हीरा होता है वह इसी ग्रेफाइट से बनाया जाता है, ठीक है। और कैसे, बहुत ज़्यादा अगर हम इसको ताप और बहुत ज़्यादा दाब दें इस ग्रेफाइट को, तो क्या होगा, उसकी जो संरचना है कार्बन की, वह संरचना चेंज हो जाती है। बहुत ज़्यादा अगर दाब पड़ेगा तो वह संरचना चेंज होती है, और संरचना चेंज होने के बाद इस क्रिस्टलीय फॉर्म जो चेंज होता है, वह जो डबल बॉन्ड है वह सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, और उसके बाद यह हीरे में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको विद्युत भट्टी में गर्म करके हम बना सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हो, ये होती है संरचना ग्रेफाइट की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हीरे की बात करें तो हीरा एक पारदर्शी कठोरतम पदार्थ है, ठीक है। इसमें प्रत्येक कार्बन 4 अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। यह 3 डायमेंशनल होता है। भारत की बात करें तो पन्ना, सतना एमपी में है, बांदा यूपी में है, गोलकुंडा कर्नाटक में, यहाँ पर हीरा पाया जाता है, हीरे की खदानें हैं। अब बात करें फुलरीन की, तो 1985 में ग्रेफाइट को ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करके, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भट्टी में गर्म किया गया, तो फुलरीन का निर्माण हुआ, ठीक है। बकमिंस्टर फुलर नाम के वैज्ञानिक थे, इनके नाम के आधार पर इसको फुलरीन नाम दिया गया था। इसमें बहुत सारे कार्बन जुड़े होते हैं, जैसे कार्बन 60, कार्बन 70 तक इसमें जुड़े होते हैं। और अब बात करें हम पदार्थ के प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, पदार्थों को 2 रूपों में बांटा गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें जैसे कि
जो भी जंतु और पौधे से प्राप्त होते हैं कार्बन, वे कार्बनिक पदार्थ होता जाते हैं, बाकी सब क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। सबसे पहला जो पदार्थ है कार्बनिक पदार्थ जिसका लेबोरेटरी में जो बना, जो प्रयोगशाला में बना, वह था यूरिया। 1828 में ह्वेलर ने इसका सिंथेसिस किया था सबसे पहले लेबोरेटरी में। तो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, ये यूरिया था। और ये बनता किससे, अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया जाता है तो इससे बनता है यूरिया। ठीक है, ये याद कर लेना है, इक्वेशन ही याद करना है। NH4CnO, इससे बनता है NH2CONH2। ठीक है, अब बात करें हाइड्रोकार्बन्स की। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए तो वो क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया ना। ठीक है, इसमें बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में और यौगिक का निर्माण होता है। यह दो तरह के होते हैं, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त। जब कार्बन और जो हाइड्रोजन है उसके बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में, यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग को लेते हैं। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वह सिंगल होगी तो वह सैचुरेटेड होगा। ठीक है, और जब कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वह इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वह क्या हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में CH4 आ जाता है। यहाँ पर एक सिंगल ऐसा है जो सैचुरेटेड कार्बन जिसमें कार्बन में सिर्फ एक ही परमाणु है। ठीक है, जैसे CH4 मतलब मेथेन, इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, बाकी हाइड्रोजन है। इसके सिवा जितने भी होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग होती है। बाकी यहाँ पर एथाइलिन देख सकते हैं और एसिटिलीन, इनमें क्या होता है, इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। इसके बाद हम करें मार्स गैस की बात करें तो मार्स गैस जो होता है, मार्स गैस यानी कि मेथेन। मार्स गैस क्या है, मेथेन को मार्स गैस कहते हैं क्योंकि ये दलदली स्थानों पर पाया जाता है इसलिए। ठीक है, तो इसको जब हम हवा के प्रेजेंस में अगर ऐसा हो कि ये बर्न करें ना तो इसमें विस्फोट हो जाता है। यही वजह है कि जो कोयले की खदान वगैरह हैं वहाँ पर कुछ आप जला नहीं सकते। ठीक है, एक माचिस की तीली भी अगर जल जाए तो वहाँ पर विस्फोट हो जाएगा, और यही वजह है कि कई बार वहाँ पर विस्फोट हो भी जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्यूल की यानी ईंधन की। तो ईंधन हमें कई प्रकार के मिलते हैं, जैसे कि बायोगैस है। ठीक है, बायोगैस यानी जैव द्रव्यमान से जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं, बायोगैस बायोमास ये भी कह सकते हैं। ठीक है, यह सॉलिड होता है। ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड होता है उसमें आ जाता है बायोगैस। इसमें ऊष्मा जो होती है वो 8% तक निकलती है और 92% तक पॉल्यूशन निकलता है, जैसे कि लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी हो गई या फिर जो गोबर के उपले होते हैं वे सब जो होते हैं वे आ जाते हैं इसमें इनका अपूर्ण दहन होता है। क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इनका दहन कैसा होता है, अपूर्ण होता है। ठीक है, अब हम अगला बात करें यहाँ पर ईंधन की। तो यहाँ पर जैसे देखो घरेलू ईंधन में इनका हम प्रयोग करते हैं मोस्टली। इसके बाद कैरोसिन ऑयल लिक्विड है, कैरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन और अल्कोहल, ये सब के कैसे ईंधन हो जाते हैं, यह घरेलू ईंधन में आते हैं कैरोसिन ऑयल और, ठीक है, और अगर औद्योगिक ईंधन की बात करें तो डीजल और पेट्रोल आते हैं। जो डीजल और पेट्रोल हैं वो औद्योगिक ईंधन भी हैं, साथ में ये इंजन ईंधन भी हैं। ठीक है, क्या है, इंजन ईंधन भी हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें गैसीय ईंधन की तो जो गोबर गैस जो होती है या फिर वाटर गैस जो है H2CO, या कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस N2CO, ठीक है, CNG प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये सभी क्या आ जाते हैं, गैसीय ईंधन के रूप में आते हैं। ठीक है, रॉकेट ईंधन की बात करें तो मेथिल हाइड्रोजन और द्रवित हाइड्रोजन को हम यूज करते हैं किसमें, जेट और रॉकेट वाले, जो जेट और रॉकेट में जो प्रयुक्त ईंधन होते हैं या मिसाइल में, उनमें यहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जरा सा पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम जो है वह वर्ड बना है पेट्रो प्लस ओलियम से। तो पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, ठीक है, और यह क्या है, लैटिन वर्ड बना है, लैटिन वर्ड पेट्रा, और ओलियम से बना था। ओलियम का होता है ऑयल। तो जो चट्टानों के अंदर से जो हमें खनिज तेल मिलते हैं उनको हम पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम की बात करें, इनको अगर हम कहें तो ये लिक्विड गोल्ड भी इनको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, लिक्विड गोल्ड, द्रवित सोना। ठीक है, इसका सबसे पहले अगर तेल
तेलकूप की बात करें तो सबसे पहला तेलकूप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 में खोदा गया था। ठीक है, सबसे पहला तेलकूप कहाँ खोदा गया था? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 में खोदा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है तो याद रखना। अब भारत की बात करें तो भारत में 1867 में, कुछ समय बाद, ठीक है 8 साल बाद, भारत में खोदा गया। असम के मकक में प्रथम तेलकूप खोजा गया। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का जो शोधन होता है यानी इसकी सफाई कैसे करते हैं, कैसे हम शुद्ध रूप में, यानी देखो जो भी है वह बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है, तो उससे हम पेट्रोलियम को शुद्ध रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रभाजी आसवन का। 400 डिग्री सेल्सियस का वह तापमान होता है जिस पर अगर हम एस्फाल्ट को छोड़ देना, तो एस्फाल्ट को छोड़कर जितने भी और पदार्थ हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, उन सब का प्रभाजी आसवन हो जाता है, मतलब ये सबके सब वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे वाष्पित हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर पे पेट्रोल और डीजल उड़ जाते हैं ना, रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे पेट्रोल उड़ जाता है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे डीजल उड़ने लगता है, वो वाष्पित हो जाता है। तो अगर इन अलग अलग टेम्परेचर पे ये क्या हो रहे हैं, वाष्पित हो रहे हैं, तो अगर उतर से कम टेम्परेचर, फिर हम इन वाष्प को दोबारा लिक्विफाइड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एस्फाल्ट क्या हो जाता है, वो 400 डिग्री सेल्सियस पर भी यह वाष्प में बदलता नहीं है, वेपोराइज नहीं होता। तो इस तरह से हमें अलग अलग पदार्थ मिल जाते हैं। तो क्या क्या मिलता है हमें इसकी वजह से? एस्फाल्ट, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ईथर और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अब देखो जो डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ईथर और सीएनजी है, इनका हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ से ऊष्मा बहुत ज़्यादा मिलती है। बाकी स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम और एस्फाल्ट का अलग यूज है। ठीक है, अब बात करें एलपीजी की, तो यह एलपीजी क्या होता है? एलपीजी में हम क्या यूज करते हैं? आइसोब्यूटेन और प्रोपेन का यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों ही गंधहीन होती हैं। जो भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं वे क्या है? ये गंधहीन है, तो इसलिए इनको इनके साथ यूज करते हैं एथिल मरकैप्टेन का। घरों में जो सिलेंडर होता है आता है, तो जैसे ही आप नॉब खोलो और अगर आपने नहीं जलाया तो एक अजीब सी गंदी सी गंध आती है। वह जो गंध है वह एथिल कैप्टेन की वजह से आती है, C2H5SH। ठीक है, और ये इसीलिए इसमें मिलाया जाता है कि जब भी कभी गैस रिसे तो पता चल जाए और बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच जाए। ठीक है, भारत में कोयले के भंडार की बात करें तो बिहार, उड़ीसा, MP, मतलब मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारत में कोयले के भंडार हैं। जो कोयले होते हैं वे 3 तरह के हैं। वे पहला है लिग्नाइट, दूसरा है बिट्यूमिनस और तीसरा है एंथ्रासाइट। लिग्नाइट जो होता है वो भूरा कोयला कहते हैं। इसमें 38% तक कार्बन होता है, 19% दाह्य पदार्थ होता है, लेकिन बहुत ही खराब है क्योंकि इसमें 43% तक नमी होती है। यानी अगर इसको हम जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें क्या मिलेगा? प्रदूषण। ठीक है, अब बात करें बिट्यूमिनस यानी डामर कोयला की, तो यह बेस्ट कोयला होता है। डामर कोयला यानी बिट्यूमिनस या बेस्ट कोयला होता है। इसमें 65% तक होता है कार्बन और ये बेस्ट है क्योंकि इसमें जो नमी है वो बहुत कम है। अब बात करें एंथ्रासाइट की, तो एंथ्रासाइट का ही सबसे ज़्यादा यूज भी होता है क्योंकि इसमें 96% तक कार्बन पाया जाता है, 1% इसमें दाह्य पदार्थ होता है और 3% की नमी होती है। अब हमने कहा कि बिट्यूमिनस सबसे बेस्ट होता है लेकिन यूज ज़्यादा होता है एंथ्रासाइट का, तो आप ये मुझे बताएंगे ऐसा क्यों होता है। अब बात करें कोल तार की, तो इसी से मिलता है, जब निकालते हैं तो ये कोल तार मिलता है। इसमें काला बदबूदार गाढ़ा द्रव होता है, इसमें पाया जाता है बेंजीन, टाइफून और नेप्थलीन और फिनॉल। ठीक है, इसके बाद कोक धुआं रहित ज्वाला के साथ जलने वाला पदार्थ है और इसका यूज होता है धातु के अयस्क से धातु के निर्माण में। ठीक है, कोल गैस में आ जाते हैं हाइड्रोजन, कार्बन और मेथेन, इससे ऊष्मा निकलती है। इथाइलीन और एसिटिलीन, इससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, दहन, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थ को जब जलता है तो उसको क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। इसमें ऊर्जा मिलती है और प्रकाश भी मिलता है। मंद दहन, जब जैसे कि हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? जब हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो इसमें जो हमारे अंदर के कार्बनिक पदार्थ हैं वे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और इससे हमें ऊर्जा मिले। ठीक है, ऐसे ही लोहे में जो जंग लगता है वह भी क्या होता है? एक मंद दहन है। ठीक है, इससे क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मुक्त होती है ना, तो वो ऊर्जा हमें मिल जाती है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब जलते हैं, ठीक है, कोई भी जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनके जलने पर क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है? रंगहीन और गंधहीन गैस होती है जो कि चूने के पानी को दुधिया कर देती है।
ठीक, इतना ही था आज के हमारे चैप्टर में। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा कुछ होगा, खनिज होगा, ठीक है, और मानव निर्मित वस्तुएं और कुछ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।